हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सकुशल होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से आपकी नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं, तो आपके अध्यापन संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप और वीडियो रिकॉर्डिंग का माध्यम अपनाया है। इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को पेपर 5 से एक टॉपिक है करिकुलम, उसके विषय में डिस्कस करेंगे कि करिकुलम क्या है, करिकुलम का क्या अर्थ है, करिकुलम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसका क्या अर्थ है, हिंदी में क्या अर्थ है, पाठ्यक्रम की क्या परिभाषा है और पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत हैं। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन एवं परिमार्जन होता है। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन अनेक माध्यमों से आता है, किंतु मुख्य रूप से दो माध्यमों से व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक रूप के अंतर्गत वे माध्यम आते हैं जिनका नियोजन कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से संस्थापित संस्थाओं में किया जाता है। इस प्रकार की संस्था को हम विद्यालय कहते हैं। किंतु व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया विद्यालय एवं विद्यालय जीवन में ही पूर्ण नहीं हो जाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो फिर विद्यालय में ही कैसे पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अतः व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन है वह जीवन भर चलते रहता है, क्योंकि शिक्षा द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। अतः व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन जीवन भर चलता है। व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अनेक परिवर्तन विद्यालय की सीमा के बाहर और विद्यालय की सीमा के बाहर की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप भी होते हैं। चूँकि ऐसी परिस्थितियाँ सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत नहीं की जाती हैं, अतः ये अनौपचारिक माध्यम के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को जो कुछ भी कहा एवं कक्षा में प्रदान किया जाता है उसका कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। विद्यालय में विद्यार्थियों को जो कुछ भी कहा जाता है एवं कक्षा में प्रदान किया जाता है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है एवं किसी विशेष माध्यम से पूरा किया जाता है। हमारा कुछ कॉन्सेप्ट होता है, हमारी कुछ संकल्पनाएं होती हैं कि किसी विशेष कक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद विद्यार्थी में अमुक परिवर्तन आएगा, परंतु यह परिवर्तन किस प्रकार आएगा, किसके द्वारा आएगा और कितना लाया जाएगा आदि ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका समाधान हमें पाठ्यक्रम जैसे साधन से प्राप्त होता है। अतः पाठ्यक्रम का संबंध शिक्षा के औपचारिक माध्यम से है। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम शब्द को अंग्रेजी में करिकुलम कहते हैं। करिकुलम शब्द लैटिन वर्ड कुरेर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है रेस कोर्स। रेस कोर्स अर्थात दौड़ का मैदान। अतः पाठ्यक्रम दूसरे शब्दों में हम सब कह सकते हैं कि करिकुलम वह क्रम है जिसे किसी व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए पार करना होता है। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा और जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति की जाती है। यह अध्ययन का तर्कपूर्ण एवं निश्चित क्रम है। यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है। निश्चित, यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है। निश्चित है, जैसे आप यहाँ महाविद्यालय में आपने एडमिशन लिया है, आपका उद्देश्य है कि आपको टीचर बनना है, आप शिक्षक बनने के लिए यहाँ आए हैं। ये जो आपका बीएड है ये पाठ्यक्रम नहीं है, ये एक कोर्स है, ये पाठ्यचर्या है। बीएड दो भागों में है, पार्ट 1 पार्ट 2, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर में आपको पेपर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पढ़ना है, उसके साथ ऑप्शनल पेपर पढ़ना है, ये आपका पाठ्यक्रम है। उसी तरह से आपका सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में आपको पेपर 8 है, पेपर 9 है, 10 है, ऑप्शनल पेपर है, ईपीसी है, योगा है, ये सब पढ़ना है।
तो ये आपका पाठ्यक्रम हुआ। तो इसका एक निश्चित लक्ष्य है कि इसको आप उत्तीर्ण होने के बाद आपको शिक्षक की डिग्री मिलेगी, बीएड की डिग्री मिलेगी, और व्यवस्थित क्रम व्यवस्था बना हुआ है कि फर्स्ट ईयर में ये पढ़ना है, सेकेंड ईयर में आपको ये पढ़ना है। तो यह अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान एवं नवीन अनुभव को प्राप्त करता है। शिक्षा के अर्थ के विषय में दो धारणाएं प्रचलित हैं। पहला है संकुचित एवं दूसरा है व्यापक। संकुचित अर्थ में शिक्षा अपने संकुचित अर्थ में शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित रहती है। बालक स्कूल में एडमिशन लेता है, महाविद्यालय में एडमिशन लेता है तो उसकी शिक्षा आरंभ होती है। बालक के स्कूल त्याग करने पर, महाविद्यालय त्याग करने पर उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है। परंतु व्यापक अर्थों में शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं होती है। उसी प्रकार व्यापक अर्थों में पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे समस्त अनुभव आते हैं जिन्हें एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से प्राप्त करता है। साथ ही विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी क्रियाएं करता है वे सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। एक बार और सुन लीजिए। अपने व्यापक अर्थ में पाठ्यक्रम सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से जो समस्त अनुभव प्राप्त करते हैं वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। साथ ही विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी क्रियाएं करता है वे सभी पाठ्यक्रम का अंग होती है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत वे सभी को करिकुलर एक्टिविटी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी आती हैं जिन्हें बालक अपने शिक्षकों से विद्यालय में रहते हुए प्राप्त करता है। को करिकुलर एक्टिविटी जैसे शारीरिक शिक्षण, शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं, इसके लिए आपको पीटी कराया जाता है, व्यायाम कराया जाता है, योग कराया जाता है। साहित्यिक क्रियाएं, इसके लिए वाद विवाद प्रतियोगिता होता है, काव्य प्रतियोगिता होता है, संगीत प्रतियोगिता होता है, या कभी कभी भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता होता है। उसी तरह सांस्कृतिक क्रियाएं हैं, इसके अंतर्गत नाच गान खेल कूद इत्यादि आता है। सृजनात्मक क्रियाएं हैं, जैसे आपके बीएड के ही कोर्स में है, आपके ऑप्शनल पेपर में है, टेलरिंग है, क्राफ्ट है, गार्डनिंग है, ये सब सृजनात्मक क्रियाओं में आती है। सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे आप अपने कॉलेज के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया दिवस होता है तो आप जाते हैं, उन्हें मलेरिया से कैसे प्रिवेंशन करना है, साफ़ सफाई के बारे में बताते हैं, मलेरिया से प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं। इसके अलावा साक्षरता अभियान चलाते हैं। इसके साक्षरता अभियान में आप जाते हैं, पढ़ने लिखने का महत्व ग्रामीणों को बताते हैं। ये सब सामाजिक क्रियाएं हैं। मतदाता दिवस पर आप जाते हैं, मतदान के प्रति ग्रामीणों को आप जागरूक करते हैं, तो ये सब सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह राष्ट्रीय क्रियाकलाप में राष्ट्रीय दिवस मनाना, जैसे 15 अगस्त महाविद्यालयों में, विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ। महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं, जैसे महात्मा गांधी की जयंती, सुभाष चंद्र बोस की जयंती, विवेकानंद की जयंती इत्यादि मनाई जाती है। साथ ही साथ एनएसएस के कार्यक्रम हैं, एनसीसी के कार्यक्रम हैं। अतः वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का तात्पर्य उसके विस्तृत स्वरूप से ही, वर्तमान समय में पाठ्यक्रम का अर्थ उसके विस्तृत स्वरूप से ही है। पाठ्यक्रम के अर्थ को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें शिक्षा के विकास, यदि हम शिक्षा की पाठ्यक्रम के इतिहास को और अच्छी तरह से समझने के लिए यदि हम शिक्षा के विकास पर दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि आदिकाल में शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः अनौपचारिक था। आदिकाल में शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः अनौपचारिक था, अर्थात शिक्षा किसी विधि या क्रम में बंधी हुई
नहीं थी। उस समय बालकों की शिक्षा अपने घर, परिवार, समाज के मध्य चलती थी, अंतर संबंधों पर चलती थी। उस समय बालकों की शिक्षा उनके घर, परिवार और समाज के मध्य अंतर संबंधों पर चलती थी। बालक समाज में रहते हुए, घर परिवार के साथ रहते हुए प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर शिक्षा ग्रहण करता था। जैसे कोई किसान है, वो खेतों में जाता है तो अपने छोटे बच्चों को अपने साथ ले जाता है और उनसे छोटे छोटे, एक ही बार वो उनको फावड़ा चलाने के लिए नहीं दे देगा, पहले वो छोटे छोटे उनसे काम कराता है। तो बालक उसको देखता है, करता है, तो क्रिया के आधार पर प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष वो देख रहा है, अनुभव कर रहा है क्रिया, जो रूशो कहता है कि क्रिया के आधार पर बालक को शिक्षित करना चाहिए। तो शिक्षा के इतिहास पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो देखते हैं कि आदिकाल में शिक्षा पूर्णतः अनौपचारिक थी। बालक की शिक्षा अपने परिवार, समाज के मध्य चलती थी। परिवार और समाज के मध्य रहते हुए वह प्रत्यक्ष अनुभव और निरीक्षण के आधार पर शिक्षा ग्रहण करता था। अपने पूर्वजों से सुनकर भी बहुत कुछ वह ग्रहण करता था, किंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव जीवन में बहुत सारी जटिलताएं और विभिन्नताएं आने लगी। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव जीवन में बहुत सारी जटिलताएं एवं विभिन्नताएं आने लगी। फलस्वरूप मनुष्य के पास समय का अभाव होने लगा। समय के अभाव में वह अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाने लगा। ऐसी स्थिति में प्रत्येक विकासशील समाज में अपने बालकों को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों की स्थापना शुरू की। विद्यालयों की स्थापना का प्रादुर्भाव होने लगा और व्यक्ति अपने बालकों को विद्यालयों में जो शिक्षा घर, परिवार और समाज के बीच मिलती थी, वो विद्यालयों में प्राप्त करने के लिए अपने बालकों को उसमें भेजने लगा और इसकी जिम्मेदारी समाज के विद्वान व्यक्तियों के हाथ में सौंप दी गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम अध्ययन का एक क्रम है जिसके अनुसार चलकर विद्यार्थी अपना विकास करता है। अतः शिक्षा की तुलना यदि दौड़ से की जाए तो पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान के समान है जिसे पार करके दौड़ने वाला अपने निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करता है। यदि शिक्षा की तुलना हम दौड़ से करते हैं तो पाठ्यक्रम उस दौड़ के मैदान के समान है जिसे पार करके दौड़ने वाला अपने निश्चित लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करता है। पाठ्यक्रम, हिंदी में पाठ्यक्रम दो शब्दों के योग से बना है, पाठ्य जोड़ क्रम। हिंदी में पाठ्यक्रम दो शब्दों के योग से बना है, पाठ्य जोड़ क्रम। पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु और क्रम का अर्थ है क्रमानुसार, अर्थात पढ़ने योग्य विषय वस्तु का क्रमानुसार व्यवस्था करना पाठ्यक्रम है। अब हम पाठ्यक्रम की परिभाषा को देखते हैं तो विभिन्न विद्वानों ने पाठ्यक्रम की विभिन्न परिभाषाएं देश, काल, समाज और परिस्थिति के हिसाब से तय की है। विद्यालयों का प्रमुख कार्य बालकों को शिक्षा प्रदान करना होता है और इसको पूर्ण करने के लिए वहाँ जो कुछ भी किया जाता है उसे पाठ्यक्रम का नाम दिया जाता है। इसलिए पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए एक विद्वान ने कहा, व्हाट ऑफ एजुकेशन। पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए एक विद्वान ने कहा, व्हाट ऑफ एजुकेशन। प्रथम दृष्टि में व्हाट ऑफ एजुकेशन काफ़ी सरल और स्पष्ट प्रतीत होता है, परंतु इस संबंध में अमेरिका के नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि विद्यालयों का क्या कार्य है। अमेरिका के एजुकेशन सोसाइटी ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि विद्यालयों का कार्य क्या है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर बार बार अनेक प्रकार से दिया गया है, परंतु फिर भी बार बार यह प्रश्न उठाया जाता है कि विद्यालयों का क्या कार्य है। ऐसा इसलिए है कि
या विद्यालयों का कार्य यह एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है जिसका अंतिम उत्तर कभी भी नहीं दिया जा सकता है। यह एक ऐसा शाश्वत प्रश्न है जिसका अंतिम उत्तर कभी भी नहीं दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रत्येक समाज की जो परिस्थिति है वो देश काल और समय के अनुसार बदलती रहती है। प्रत्येक समाज की अपनी प्रकृति होती है, अपनी विशेषता होती है, अपनी आवश्यकता होती है, जो देश काल समय के अनुसार बदलते रहती है। इसी प्रकार शिक्षा के इतिहास से भी इस बात की पुष्टि होती है कि समय समय पर पाठ्यक्रम में परिवर्तन होते रहे हैं। कभी इसमें व्यापकता आती है, कभी संकीर्णता आती है। जैसे जैसे समाज का विकास होता गया, पाठ्यक्रम की संरचना में भी बदलाव आते गया, पाठ्यक्रम का कॉन्सेप्ट भी बदलते गया। जैसे मनोविज्ञान के विकास के साथ साथ यह अनुभव किया जाने लगा कि मनोविज्ञान के विकास के साथ साथ यह अनुभव किया जाने लगा कि पाठ्यक्रम व्यवहार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, इसमें बालकों को प्रमुख स्थान देना चाहिए। उसी तरह सभ्य समाज का विकास होने लगा, शिक्षा शास्त्र का विकास, मानव शास्त्र का विकास, दर्शन शास्त्र का विकास, शैक्षिक समाज शास्त्र के विकास होने से पाठ्यक्रम के अर्थों में, पाठ्यक्रम की परिभाषा में बदलाव आया। समाज में अनेक शैक्षिक अनुसंधान होने लगे जिसके कारण भी पाठ्यक्रम के कॉन्सेप्ट में बदलाव आया। तो इस सभी को देखते हुए विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने, समाज शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम की परिभाषा दी। उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे बबीट महोदय कहते हैं कि उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। एक बार और सुनिए, बबीट महोदय का कहना है कि उच्चतर जीवन के लिए प्रतिदिन और 24 घंटे की जा रही समस्त क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। उसी प्रकार एक शिक्षा शास्त्री हैं कनिंघम, उनका कहना है कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे वह अपनी सामग्री को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में ढाल सके। हमारे देश में विभिन्न शिक्षा आयोग हैं, उन्हें माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है उन्होंने पाठ्यक्रम को परिभाषित करते हुए कहा है कि पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि उसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यक्षेत्र, खेल के मैदान एवं शिक्षक एवं छात्रों के अनेक अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है और छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के संतुलित विकास में सहायक होता है। उसी प्रकार शैमुएल जो है वे कहते हैं पाठ्यक्रम में शिक्षार्थी के वे समस्त अनुभव समाहित हो जाते हैं जिन्हें वह कक्षा कक्ष में, प्रयोगशाला में, पुस्तकालय में, अपने साथियों से, खेल के मैदान में प्राप्त करता है। वे सारी गतिविधियां जो है वो पाठ्यक्रम की क्रियाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने पाठ्यक्रम की विभिन्न परिभाषाएं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का अर्थ विद्यार्थियों के लिए आयोजित किए जाने वाले संपूर्ण अनुभव तथा क्रियाएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति तथा समाज का विकास होता है।